हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे। आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन मॉड्यूल सी, जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन EBFM के पेपर के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 15 शुरू हो रहा है। व्हाट आर टू ब्रॉडर ग्रुप्स इनटू विच वैल्यूएशन मेथड्स आर डिवाइडेड। तो दो ब्रॉडर मेथड्स कौन से हैं, ग्रुप्स कौन से हैं जिनके ऊपर वैल्यूएशन मेथड्स डिवाइडेड हैं। तो इन दो ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं, पब्लिक वैल्यूएशन मेथड एंड प्राइवेट वैल्यूएशन मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, सिंपल वैल्यूएशन मेथड एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन मेथड, और क्वालिटेटिव वैल्यूएशन मेथड या क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन मेथड। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 15 को अच्छे से पढ़ा है तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा बनता है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे लाइव क्लास में हैं वो चैट बॉक्स में अपने आंसर को टाइप कर देंगे, और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे अपने आंसर को। यस, ये दो ब्रॉडर ग्रुप्स कौन कौन से हैं जिनमें हम इनको सेग्रीगेट कर देते हैं। पब्लिक और प्राइवेट, डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। फ्रेंड्स, ये दो मेथड्स हैं, डिस्काउंटेड मेथड एंड नॉन डिस्काउंटेड मेथड। डिस्काउंटेड मेथड यानी जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको कंसिडर करते हैं। मनी की टाइम वैल्यू है, जो मनी मेरे पास आज अवेलेबल है, लेटर से 100 रुपीज़ मेरे पास आज अवेलेबल है। इनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ विद 100 रुपी विच आई एम गोइंग टू रिसीव आफ्टर 1 ईयर, तो इनकी वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज इसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ये पैसा हमें मिलेगा विद इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट का लॉस भी होगा, इन्फ्लेशन सिचुएशन भी होगी। तो सो दैट इज नॉन डिस्काउंटेड मेथड। क्या होता है नॉन डिस्काउंटेड मेथड? जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ वैल्यू मल्टीपल्स यूज्ड इन रिलेटिव वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। जो किताब के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक दो मेजर ग्रुप्स कौन है वैल्यू मल्टीपल्स के, जिसको हम रिलेटिव वैल्यूएशन में यूज करते हैं। मल्टीपल बेस्ड ऑन कंपनी साइज, मल्टीपल बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल्स या एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स बेस्ड ऑन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट या मल्टीपल बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, मल्टीपल बेस्ड ऑन एंटरप्राइज वैल्यू, मल्टीप्लाइज बेस्ड ऑन रेवेन्यू। हमने बताने दो ग्रुप्स वैल्यू मल्टीपल्स के। मल्टीपल्स क्या होते हैं? रेशियोज हम जिनको कह सकते हैं ब्रॉडली। सो ये दो ग्रुप्स कौन से हैं उन रेशियोज के जिनको हम रिलेटिव वैल्यूएशन में यूज करते हैं। देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ट्राई एट योर लेवल, थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, माइंड एप्लीकेशन होगा। सो पॉसिबली व्हाट कुड बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो रिलेटिव वैल्यूएशन के अंदर ये जो दो ग्रुप्स हैं, तो एक होता है इसके अंदर स्टॉक वैल्यूएशन, दूसरा होता है एंटरप्राइज वैल्यूएशन।
तो दिस मीन आवर ऑप्शन आंसर विल बी बी। जो वैल्यूएशन हम स्टॉक के लिए करते हैं, इंडिविजुअल एसेट के लिए, और दूसरा पूरे एंटरप्राइज के लिए जो वैल्यू हम करते हैं, तो यहाँ पे एंटरप्राइज है, यहाँ पे पूरा एंटरप्राइज है, उसके सारे एसेट लायबिलिटी आ जाएंगे, और यहाँ पे केवल हम स्टॉक दैट मीन इक्विटी बेसिस के ऊपर इसकी वैल्यूएशन करते हैं। वाई इज एप्लीकेशन ऑफ पीई मल्टीपल रिकमेंडेड? प्राइस अर्निंग मल्टीपल, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसकी यूज को क्यों प्रेफर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है? अर्निंग पोटेंशियल इज इरेलीवेंट इन डिटरमिनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू। PE multiples have no empirical basis for valuation. EPS is most important variable in valuing securities. Empirical data shows that high PE stocks consistently outperform the market. So, why application of PE multiples recommended? PE मल्टीपल को हम यूज करते हैं, क्यों रिकमेंड यूज करते हैं? फ्रेंड, PE मल्टीपल को हम यूज करते हैं जब हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग पर शेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है सिक्योरिटीज को वैल्यू करने के लिए। तो एक शेयर कितनी अर्निंग कर रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है, और EPS को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं PE मल्टीपल की, तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज P0 रिप्रेजेंट इन द फंडामेंटल फार्मूला फॉर PB मल्टीपल? सो PB मल्टीपल के अंदर जो P0 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिटर्न ऑन इक्विटी को, ग्रोथ रेट को, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टर्स, या करंट मार्केट प्राइस पर शेयर? तो P0 किसको रिप्रेजेंट करता है? PB के फार्मूले में, जो PB का फार्मूला है उसके अंदर P0 किसको रिप्रेजेंट करता है? यस, एनी आंसर? So P0 represents what in fundamental formula for PB multiple? So it is current market price per share. So per share की जो current market price है उसको हम ले लेते हैं P0. Next question. What is generally accepted as a benchmark for PS multiple? So generally जो accepted benchmark है PS multiples के लिए, so it is PS of 20, PS of 10, PS of 05 या PS of 10-0। जनरली एक्सेप्टेड बेंचमार्क इनमें से कौन सा है PS मल्टीपल के लिए? प्राइस सेल का जो मल्टीपल है, जनरली एक्सेप्टेड बेंचमार्क कौन सा है? सो जनरली एक्सेप्टेड बेंचमार्क है 10 का, इट इज दिस वन। व्हाट डज रिलेटिव PE रेशियो कंपेयर्स ए कंपनीज PE रेशियो टू? सो जो रिलेटिव PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो कंपनी के PE रेशियो के साथ कैसे कंपेयर करते हैं? व्हाट डज रिलेटिव PE रेशियो कंपेयर ए कंपनीज PE रेशियो टू? सो कंपनी की PE रेशियो किसके साथ कंपेयर होती है? मार्केट इज हिस्टोरिकल PE रेशियो, कंपनीज हिस्टोरिकल PE रेशियो, एवरेज PE रेशियो फॉर द मार्केट, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी। सो जब हम रिलेटिव PE को यूज करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? तो मार्केट हिस्टोरिकल PE रेशियो के साथ,
पूरे मार्केट की, कंपनी की हिस्टोरिकल पीई रेशियो के साथ, या एवरेज पीई रेशियो है मार्केट की, या डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी की, किसके साथ हम कंपेयर करते हैं? इंडिविजुअली कंपनी की पीई रेशियो को। क्वेश्चन नंबर 31. So what shall be the answer for this question? इसको कंपेयर किया जाता है जो मार्केट की पीई रेशियो का एवरेज है, तो इट इज एवरेज ऑफ पीई रेशियो फॉर द मार्केट। पूरे मार्केट की पीई रेशियो का एवरेज, यानी उसकी करंट पीई नहीं लेंगे, एक एवरेज पीई लेंगे, उस बेसिस के ऊपर उसका कंपैरिजन करेंगे। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Why is cash deducted while calculating EV in the EBITDA? जो इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करते समय हम कैश को क्यों डिडक्ट करते हैं जब हम EV EBITDA मल्टीपल को लेते हैं? तो मल्टीपल मीन द रेशियो। सो EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोरेटाइजेशन। तो जब हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से हम कैश पार्ट को डिडक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? टू ओवरस्टेट दिस मल्टीपल, टू नॉट ओवरस्टेट EBITDA मल्टीपल, टू अकाउंट फॉर इंटरेस्ट इनकम, टू अकाउंट फॉर डिविडेंड्स। तो किस पर्पस के लिए हम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर फंडास आपके इनको लेकर के क्लियर हैं तो फिर डिफिकल्टी नहीं है। देखिए कौन सा आंसर बनता है। अप्लाई योर माइंड। अपने माइंड को अप्लाई करिए एंड देन आंसर द क्वेश्चन। सो कैश हम डिडक्ट करते हैं जब ईवी कैलकुलेट करते हैं, और उसके पीछे रीज़न है कि हम जो ईवी ईबीटीए रेशियो है उसको ओवरस्टेट नहीं करना चाहते हैं। सो वी डू नॉट वांट ओवरस्टेट दिस मल्टीपल। सो इस मल्टीपल को, इस रेशियो को ज़्यादा ना बताया जाए, उस पर्पस के लिए हम कैश को डिडक्ट करते हैं व्हाइल वी कैलकुलेट ईवी। What does EV by BV मल्टीपल इवेल्युएट? तो ये जो मल्टीपल है ये किसको इवेल्युएट करता है? एंटरप्राइज वैल्यू पर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। तो BV मीन्स बुक वैल्यू, EV मीन्स एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फ्रेंड यहाँ पे भी दिस वाज not economic value, this was enterprise value. Growth rate of a company या weighted average cost of capital। तो ये जो रेशियो है ये किस चीज को इवेल्युएट करती है? एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो ये किसको इवेल्युएट करता है? ये एंटरप्राइज वैल्यू पर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, या एंटरप्राइज वैल्यू पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी का ग्रोथ रेट, या कंपनी की एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसको ये रिप्रेजेंट करता है? तो ये इवेल्युएट करता है एंटरप्राइज वैल्यू पर बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। इसको ये इवेल्युएट करता है, एंटरप्राइज वैल्यू per book value of the asset. Which multiple is considered more appropriate for companies that have a stable growth and predictable capital expenditure? वो कंपनीज जिनके जो ग्रोथ रेट्स हैं वो स्टेबल हैं और प्रिडिक्टेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनके, यानी उनके एक्सपेंडिचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए कौन सा मल्टीपल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? EV EBITDA, PE, PEG या
EV, FCFF। सो कौन सा मल्टीपल ज्यादा एप्रोप्रिएट है उन कंपनीज के लिए जहां ग्रोथ भी स्टेबल है और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रिडिक्टेबल है? एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA या प्राइस अर्निंग रेशियो या प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो या EV उसके जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको लेकर के। सो कौन सा मल्टीपल, कौन सी रेशियो मोर एप्रोप्रिएट है? इट इज EV बाई FCFF रेशियो। तो ये मल्टीपल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट? जो इन्फ्लेशन है वो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बुक वैल्यू ऑफ द एसेट अलाइनिंग इट विद द मार्केट वैल्यू। Inflation has no impact on book value of the asset. Inflation widens the gap between book value and market value of the asset. Inflation makes book value equal to market value. तो relationship कैसे affect होती है? How does inflation affect the relationship? एक तरफ book value है, एक तरफ market value है, तो दोनों की relationship को कैसे affect करता है inflation? इसका रीजन, इसका प्रोसेस हमने बताना है। देखिए कौन सी ऑप्शन आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी ऑप्शंस को एकदम केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। तो इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है? जिस समय किसी भी लेटस से एसेट को, से मशीनरी को परचेज किया गया, जिस डेट को इसे परचेज किया गया उस डेट को उसकी मार्केट वैल्यू और उसकी बुक वैल्यू दोनों बराबर होंगे। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा बुक वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। इन्फ्लेशन के साथ अगर इन्फ्लेशन 5% का तो इसकी वैल्यू बन जाती है मार्केट की 105, इसकी 100 रहती है, और इसको अगर डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दें तो डेप्रिसिएशन से इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन होता है तो इसकी वैल्यू हो सकता है 112 बन जाए और इसकी वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा आंसर क्या बनेगा? तो इन्फ्लेशन वाइडन्स द गैप बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये हमारी ऑप्शन आंसर बन गई क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आई होप सभी क्वेश्चंस आप केयरफुली अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। In which circumstances does it make sense to use unadjusted book value approach for company valuation? ऐसे कौन से वो circumstances हैं जब ये बेटर रहता है कि unadjusted book value approach को यूज किया जाए कंपनी वैल्यूएशन के अंदर? unadjusted book value approach जब उसे यूज किया जाए तो वो circumstances कौन से हैं, वो सिचुएशन कौन कौन सी हैं जब वो प्रेफरेबल बनता है? तो ये ऑप्शंस है हमारे, इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर बताइए आंसर कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 को व्हाट शैल बी द आंसर? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट विल बी द पिक्चर। इट इज सूटेबल फॉर बिजनेस विद वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल। नो, उनके ऊपर तो यूजफुल नहीं है ये, इट्स नॉट रेलेवेंट आंसर।
इट इज़ आइडियल फॉर कंपनीज फॉर टेंजिबल रिसोर्सेज, तो इसके लिए भी यूजफुल नहीं होता ये। तो अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट रियल लाइफ सैनरियोज, तो ये भी नहीं होता है। इट इज़ मेनली एप्लीकेबल इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, यस। तो जो इंडस्ट्रीज रेगुलेटेड हैं, उनको कोई ना कोई रेगुलेट कर रहा है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है। कौन से? अनएडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच, क्योंकि उनको रेगुलेट किया जा रहा पहले से ही। इन द रिलेटिव वैल्यूएशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, जो रिलेटिव वैल्यूएशन प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन्स करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? कंडक्टिंग रिसर्च ऑन कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन, identifying business which are critical to subject company, determining multiples used in valuation, establishing value for the concerned business। हमने बताना क्या है, इनमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, which steps are involved। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं? A and B, B and C, A, C and D एंड ए सी एंड डी। तो ये रिपीट हो गया है, तो इनमें से कोई भी आंसर हम दे सकते हैं, दैट विल बी करेक्ट। रिलेटिव वैल्यूएशन प्रोसेस, उसके लिए इनमें से कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सो हमने उन स्टेप्स को डिसाइड करना है। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो चलें देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कंडक्टिंग रिसर्च ऑन कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये तो ज़रूरी है। उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी वैल्यूएशन हमने करनी है रिलेटिव बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट हम करते हैं। आइडेंटिफाइंग बिजनेसेस दैट आर आइडेंटिकल टू द सब्जेक्ट कंपनी, फिर हम उसी प्रकार के दूसरे किसी बिजनेस को देखते हैं जो उसी कंपनी जैसा है जिसकी वैल्यूएशन हमने करनी है। सो अगर हमने एक्स वाई जेड कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सो इसके ऊपर हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट रिसर्च ऑन द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक्स वाई जेड। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं ऐसा बिजनेस जो उसी कंपनी के बिजनेस की तरह, लेट अस से बिजनेस ऑफ ए बी सी, तो हम इस बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। डिटर्मिनिंग मल्टीपल्स यूज्ड इन वैल्यूएशन, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। इस्टेब्लिशिंग वैल्यू फॉर द कंसर्न्ड बिजनेस, तो फिर कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर हम इसकी वैल्यू को पहले डिटर्मिन करते हैं, इसकी वैल्यू को हम इस्टेब्लिश करते हैं इसके साथ कंपेयर करने के लिए। तो यानी स्टेप्स कौन से हुए? ए बी एंड डी। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी आंसर भी करेक्ट है। What is the fundamental purpose of EV to EBITDA? Enterprise value to earning before interest, tax, depreciation and amortization multiple। तो ये जो रेशियो है इसका फंडामेंटल पर्पस क्या है? तो क्या पर्पस ये सर्व करता है फंडामेंटली? ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस को एक बार केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर देने की कोशिश करें। तो किस पर्पस के लिए इस मल्टीपल को यूज किया जाता है, इस रेशियो को यूज किया जाता है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें, माइंड एप्लीकेशन करें थोड़ा सा और आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 38। तो चलिए देखते हैं, सभी को कंपेयर करते हैं, सभी को रीड करते हैं। तो फंडामेंटल पर्पस टू कंपेयर कंपनीज मार्केट वैल्यू टू इट्स अर्निंग बिफोर अकाउंटिंग टू फाइनेंशियल एलिमेंट्स। तो इसमें तो कई एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं। सो इसमें हम ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। तो देखिए कौन सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, चलिए देख लेते हैं।
टू कंपेयर कंपनीज मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग कैश टू इट्स अर्निंग बिफोर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एलिमेंट्स। तो फाइनेंशियल एलिमेंट्स उनको सामने रखते हुए हम कंपनी की मार्केट वैल्यू है उसके लिए इसको यूज करते हैं। यस, दिस इज अ करेक्ट। हमने एक क्वेश्चन भी उसके ऊपर किया था कि हम ईवी से कैश को एक्सक्लूड कर देते हैं एंटरप्राइज वैल्यू में से। टू असेस कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कंसिस्टेंट फ्री कैश फ्लो, तो ये तो उसके लिए रेलिवेंट नहीं बनता है। टू इवेलुएट कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड ग्रोथ रेट, यस ये तो बनता है। तो कंपनी की जो रिटर्न है इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर जो पैसा लगाया गया है और जो ग्रोथ रेट है उसको इवेलुएट करने के लिए। टू डिटर्मिन नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी, सो नॉट फॉर दिस, इससे नेट मार्जिन कैलकुलेट नहीं होता। तो इसको अगर सामने रखते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर बनता है ए एंड सी, यानी ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। What are shortcomings of the liquidation value approach in asset valuation? तो एसेट वैल्यूएशन के अंदर हम लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच को यूज करें। डिफरेंट वैल्यू मेथड्स होते हैं, अगर उसमें हम लिक्विडेशन वैल्यू मेथड को यूज करते हैं तो उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, यानी उसकी लिमिटेशंस, उसकी डिफिशियंसीज क्या क्या है। इट अज्यूम्स दैट मार्केट फॉर मोस्ट बिजनेस एसेट इज एक्टिव। It does not consider organizational capital. It values the company as a going concern. It is suitable for companies whose value is greater in its dead state than in their living state. So ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो हमने बताना है इनमें शॉर्ट कमिंग कौन सी है इस मेथड की। तो इसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बी एंड डी, ए एंड सी, या ए एंड बी, सी एंड डी। हमने बताना है शॉर्ट कमिंग कौन कौन सी हैं लिक्विडेशन वैल्यू अप्रोच की। यस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। केयरफुली रीड करें सभी ऑप्शंस को और फिर डिसाइड करें कौन सी शॉर्ट कमिंग बनती है। विच वन इज द शॉर्ट कमिंग। It assumes that market for most business asset is active. तो ये तो इसकी शॉर्ट कमिंग नहीं बनती है। It does not consider organizational capital. ये तो कंसिडर ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल को करता है, ये शॉर्ट कमिंग इसकी बनती है। It does not consider, ये कंसिडर नहीं करता है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल को, और उसको कंसिडर किया जाना चाहिए लिक्विडेशन वैल्यू मेथड के अप्रोच के लिए। तो ये इसकी शॉर्ट कमिंग है। इट वैल्यूज कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न। तो जब हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं तो फिर गोइंग कंसर्न नहीं, तो हम गॉन कंसर्न के कैपिटल को यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो दिस ऑल्सो इज नॉट करेक्ट। इट इज सुटेबल फॉर कंपनीज हुज वैल्यू इज ग्रेटर इन द डेड स्टेट। डेड मीन्स गॉन कंसर्न स्टेट और लिविंग स्टेट मीन्स गोइंग कंसर्न। तो हम इसी को लिक्विडेशन रिप्रेजेंट करता है डेड स्टेट को। तो यस, इट इज सूटेबल फॉर दिस, जिनकी वैल्यू अगर उनको लिक्विडेट कर दिया जाए तो ज़्यादा है और अगर उनको कंटिन्यू किया जाए तो उनकी वैल्यू कम है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है बी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीपल फॉर ABC Limited if it has return on invested capital of 15%, growth rate of 7%, weighted average capital cost of 10%। तो हमने कैलकुलेट करनी है EV बाई BV, इस मल्टीपल को हमने कैलकुलेट करना है। और इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल गिवन है 15% का, ग्रोथ रेट है 7% का,
और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। हमने बताना है एंटरप्राइज वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो क्या बनती है। सो इट इज 2.3333, it is 2.500, it is 2.6667। तो कौन सी बनती है, तो कैलकुलेट कर दीजिए। यस, EV बाई VV को कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर बता दीजिए क्या बनता है। व्हाट इज द आंसर। तो आंसर बनेगा 2667। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको? कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, ROIC में से हम पहले ग्रोथ रेट को माइनस करते हैं। तो ROIC कितना है हमारे पास? 15% का। ग्रोथ रेट 7% का है, तो इसका नेट वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसका नेट बन जाता है वैल्यू 0.08। और ऐसे ही फिर हम डिवाइड कर देते हैं उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट माइनस ग्रोथ रेट को। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट है कैपिटल का माइनस ग्रोथ रेट, तो ये बन गया हमारा 0.03। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस मल्टीपल। सो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाता है डी। तो इस न्यूमेरिकल को केयरफुली देख लेना, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए। चलिए, इससे हमारा जो चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 16 को। What is one of the primary concern regarding valuation of intangible assets? जब हम intangible asset की वैल्यूएशन करते हैं तो हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या रहता है? तो कोई एक प्राइमरी कंसर्न बताइए। तो ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं, इनको केयरफुली रीड करना है और फिर आंसर को प्रोवाइड करना है। तो थोड़ी बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं रिलेटिवली कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, तो सभी को केयरफुली रीड करिए और आंसर प्रोवाइड करें क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्राइमरी कंसर्न क्या है जब हम वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट्स का करते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स आर ओवर वैल्यूड लीडिंग टू इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट। तो ये ज़रूरी नहीं कि उनको ओवर वैल्यू किया जाए, वो अंडर वैल्यू भी हो सकते हैं। सो इसीलिए ये तो हमारा आउट हो जाता है रीज़न। इंटेंजिबल एसेट्स आर ऑफन टू मच कंसिडरेशन, दे आर गिवन टू मच कंसिडरेशन रिजल्टिंग इन एन ओवर वैल्यूएशन। तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ऐसा नहीं है। सो दे आर ट्रीटेड नॉर्मली। तो दिस ऑल्सो इज आउट। नंबर 3, इंटेंजिबल एसेट्स आर फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड लीडिंग टू देयर अंडर वैल्यूएशन। आमतौर के ऊपर जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे गुडविल होती है, जैसे लाइसेंसेस होते हैं, इनको आमतौर के ऊपर इग्नोर कर दिया जाता है, इनको ओवरलुक किया जाता है, जिससे इनका जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। यस, दिस इज द प्राइमरी कंसर्न। इसको भी देख लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट जनरेट कैश फ्लोज आर देयरफॉर नॉट सिग्निफिकेंट। वो कैश फ्लो जनरेट करने में कहीं ना कहीं हेल्प तो ज़रूर करते हैं, डायरेक्टली वो ना करते हो, तो ये भी हमारा आउट हो जाता है। तो ऑप्शन आंसर सी हमारा आंसर बन जाता है। What makes the valuation of intangible asset attached to a particular product or product line more straightforward compared to other intangible assets? जो इंटेंजिबल की एसेट है, जो उनका वैल्यूएशन है, जो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट लाइन के साथ उसको जोड़ देते हैं,
वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कंपेयर टू अदर इंटेंजिबल एसेट। तो कोई पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को अगर हम अटैच कर देते हैं किसी प्रोडक्ट लाइन के साथ या प्रोडक्ट के साथ, तो वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे इंटेंजिबल एसेट के साथ जिसको ऐसे अटैच नहीं किया जाता। दे डू नॉट हैव ए फिनिट लाइफ स्पैन, दे आर क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेंजिबल एसेट्स, दे आर लेस लाइकली टू जनरेट कैश फ्लोज, they typically have a finite lifespan, making cash flows estimation easier. तो what will be answer for question number 42? क्या आंसर बनता है क्वेश्चन 42 का? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लेंगे और फिर आंसर को प्रोवाइड कर देंगे। कौन सा आंसर हमारा बनता है? What makes valuation of intangible assets which are attached to a particular product or product line more straightforward compared to other intangible assets? जिस intangible asset को हम अटैच कर देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन के साथ, तो उसके पीछे रीज़न क्या बनता है? उसके पीछे रीज़न ये बनता है कि ये जो इंटेंजिबल एसेट हैं इनका फिनिट लाइफ स्पैन होता है, तो जिससे जो कैश फ्लो के एस्टिमेशन है वो हम रिलेटिवली आसानी से कर सकते हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन है तो दे टिपिकली हैव ए फिनिट लाइफ स्पैन, इसलिए हमने जो कैश फ्लो के एस्टिमेट करने हैं तो वो काम हमारा आसान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच इन्वॉल्व while trying to isolate effect of intangible asset like a brand name? सो ब्रांड नेम किसी भी कंपनी का एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल होता है वैसे ब्रांड नेम है। तो रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें आइसोलेट हम क्यों करते हैं उसके इफेक्ट को? सो व्हाट डज रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच इन्वॉल्व व्हेन ट्राइंग टू आइसोलेट इफेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक ब्रांड वैल्यू? तो comparing the market value of a company with intangible asset to companies without intangible asset, calculating assets current market value, assessing assets intrinsic worth based on its capital investment, estimating cost of infringing upon intangible assets. So what does a relative valuation approach involve? तो जब हम इस मेथड को यूज करते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जब हम आइसोलेट कर देते हैं इंटेंजिबल एसेट के इफेक्ट को, जैसे ब्रांड वैल्यू है, तो अगर हम उसको अलग कर दें और फिर कंपनी की वैल्यूएशन करें रिलेटिव बेसिस के ऊपर तो पोजीशन डिफरेंट आएगी। जब हम उसको इंक्लूड कर लें तो पोजीशन डिफरेंट आएगी, क्योंकि ब्रांड नेम जो है दैट इज यूनिक टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके पीछे रीजन क्या बनता है? Comparing market value of the company with intangible asset to companies without intangible asset. Yes, यही तो हमारा आंसर बनता है relative valuation के अंदर। तो let us say we have two companies, company X, Y, Z and company A, B, C. So company A, B, C, it is broadly known by everyone क्योंकि इसके पास ब्रांड नेम है। और दूसरी कंपनी जिसके पास ब्रांड नेम नहीं है, लेट अस से XYZ, तो फिर क्या बनता है? कंपेयरिंग मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी विद इंटेंजिबल एसेट टू कंपनीज विदाउट इंटेंजिबल एसेट। तो कंपैरिजन दो के बीच में, एक के पास वो इंटेंजिबल एसेट है, दूसरे के पास वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल किस इंटेंजिबल एसेट की ले रहे हैं? ब्रांड नेम की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। How is risk of asset, whether real or financial, defined in the context of equity की cost? तो एसेट के ऊपर जो रिस्क है वो रियल हो या फाइनेंशियल हो, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में। रिस्क इज क्वांटिफाइड बाय नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। रिस्क इज क्वांटिफाइड बाय एनालिस्ट सब्जेक्टिव कंट्रोल। Risk is quantified by historical market performance of your asset.
रिस्क इज क्वांटिफाइड बाय इन्वेस्टर्स पर्सनल प्रेफरेंस। तो हमने बताना है कि रिस्क एसेट का रियल हो या फाइनेंशियल हो, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के संदर्भ में। तो हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि रिस्क जो है क्वांटिफाइड है बाय नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। एक ऐसा रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो उसके थ्रू रिस्क क्वांटिफाई होता है। तो ये उसका डेफिनेशन है। सो रिस्क ऑफ एसेट वेदर रियल और फाइनेंशियल, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो रिस्क इज क्वांटिफाइड बाय नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। व्हाट डिटरमिन्स वर्थ ऑफ ए न्यू कंपनी? अगर वो कंपनी नहीं है तो उसकी वर्थ को कैसे वैल्यूएशन किया जाए? अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ competitors in the market, current value of predicted cash flow from its operations, कंपनीज रेपुटेशन। तो नई कंपनी की वैल्यू या नई कंपनी की जो वर्थ है वो किस बेसिस के ऊपर हम इवेल्युएट करते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट शैल बी द आंसर? तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए? अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नई कंपनी में ये तो होती नहीं है अवेलेबल, सो दिस इज आउट। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, यस दिस कैन बी रेलेवेंट, तो इसको ले लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। करंट वैल्यू ऑफ प्रिडिक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, अभी ऑपरेशंस तो नहीं है इसकी, तो प्रिडिक्शन नॉट पॉसिबल, करंट वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। कंपनीज की रेपुटेशन, तो कंपनी तो अभी नई बनी है तो रेपुटेशन नहीं होगा, तो दिस मीन ऑप्शन बी इज आवर आंसर। How can historical data be used to estimate the sales to capital ratio in step number 4 of analysis framework? तो historical data जो है हम कैसे उसको यूज करते हैं सेल्स टू कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए? by examining company's history which is always available. फिर क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस करना चाहूँगा, मुझे लगता है इसमें हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं दोबारा से। तो नई कंपनी की वर्थ कैसे डिटरमिन करेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो अवेलेबल नहीं होंगी तो इसको हम नहीं कर सकते। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, तो ये मैटर नहीं करेंगे। सो दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो एग्जिस्टिंग है तो उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता है। करंट वैल्यू ऑफ प्रेडिक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, जो उसके कैश फ्लोज होंगे फ्यूचर के कैश फ्लो, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बेसिस उसकी वर्थ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एग्जैक्टली यही हमारा आंसर है। नई कंपनीज का रेपुटेशन नहीं है तो ये भी आउट हो जाता है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। तो जो भी उसके कैश फ्लोज प्रेडिक्ट किए जाएंगे उसकी करंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो वही बन जाएगी उसकी वर्थ। How can historical data be used to estimate the sales to capital ratio in step 4 of analysis framework? By examining company's history which is always available, by looking at history of the company and the industry average, by solely relying on industry average, या assuming fixed sales to capital ratio for all companies। तो हमने historical data जो है उसको यूज करना है सेल्स टू कैपिटल रेशियो को एस्टिमेट करने के लिए। तो हम उसको कैसे करेंगे? तो हम कंपनी की हिस्ट्री को देखेंगे और इंडस्ट्री की एवरेज को देखेंगे। तो कंपनी की हिस्ट्री क्या है?
और इंडस्ट्री की एवरेज क्या है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम उस हिस्टोरिकल डेटा को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हियर वी हैव लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल। उसके बेसिस के ऊपर पास्ट में उसकी सेल्स टू कैपिटल रेशियो क्या रही, तो कंपनी का भी देख लेंगे और इंडस्ट्री की एवरेज को भी देख लेंगे। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। What challenge do we face when estimating cost of debt for a new company in the debt? तो कौन सा चैलेंज हमें फेस करना होता है जब हम एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट फॉर ए न्यू कंपनी डेट के लिए? रेटिंग ऑफ द कंपनी, नेगेटिव ऑपरेटिंग इनकम रिजल्टिंग इन नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लैक ऑफ कंपेरेबल कंपनीज लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं न्यू कंपनी की। तो न्यू कंपनी में कॉस्ट ऑफ डेट को हमने एस्टिमेट करना है, तो उसमें हम क्या चैलेंज फेस करते हैं, विच चैलेंज वी फेस। सो कोई भी जो नई कंपनी है इनिशियली वो लॉस इनकर करती है, तो उसको जब तक ब्रेक इवन पूरा नहीं होता तो उसको लॉस होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है ये लॉस। तो इस लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव ऑपरेटिंग अर्निंग है उसकी पॉजिटिव ऑपरेटिंग अर्निंग नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए जो उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनेगी वो भी नेगेटिव में आएगी क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कब आएगी, जब हमारे पास प्रॉफिट होंगे, लॉस नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। When converting equity value to value per share, what important factor requires to be considered, especially for young startup companies? अगर वो नई स्टार्टअप कंपनी है, यंग स्टार्टअप कंपनी है, तो उसके केस में जो हम कन्वर्ट करते हैं इक्विटी वैल्यू को वैल्यू पर शेयर के अंदर, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमें कौन सा कंसिडर करना होगा। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस, तो वो तो यंग स्टार्टअप कंपनी है तो ये तो रेलेवेंट नहीं बनेगा। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो ये भी नहीं इनको अकाउंट फॉर किया जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी ऑप्शंस, यस ये बनता है उसका। अगर हमने कन्वर्ट करना है उसकी इक्विटी वैल्यू को वैल्यू पर शेयर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कंसिडर करेंगे। तो जिसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी ऑप्शन है उसकी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। इंडस्ट्री एवरेज, तो यंग स्टार्टअप है डिफरेंट एरियाज में, तो स्टार्टअप अपने अपने यूनिक होते हैं, तो इंडस्ट्री एवरेज उसमें काम नहीं करेगी। Why is it deceptive to use current year's result as the base year earning for cyclical companies and commodity companies? तो अगर हम बात करते हैं साइक्लिकल कंपनीज की, तो साइक्लिकल कंपनीज क्या होती हैं, तो ऐसी कंपनीज जिनके अंदर एक जैसी सिमिलर सिचुएशन आती है हर 4-5 साल के बाद, यानी साइक्लिकल कंपनीज जिनके ग्रोथ रेट कुछ इस प्रकार से रहते हैं, या कमोडिटी कंपनीज। तो इन दोनों ही तरह की कंपनीज के केस में जब हम करंट ईयर के रिजल्ट्स को यूज करते हैं एज द बेस ईयर अर्निंग, तो वो क्यों डिसेप्टिव रहता है, क्यों वो रियल पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। करंट ईयर रिजल्ट्स आर ऑफन सिक्योर्ड बाय वन टाइम एक्सपेंसेस। इट इज नॉट डिसेप्टिव, इट प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूएशन। These companies have inherent earning instability because of economic and price cycles. They are unaffected by changes in economic status and commodity prices. तो बेस ईयर, करंट ईयर को अगर हम बेस ईयर को ले यूज करते हैं, करंट ईयर रिजल्ट को एज ए बेस ईयर अर्निंग को अगर हम यूज करते हैं इन कंपनीज के केस में, तो वो क्यों प्रॉपर नहीं है। इसके पीछे रीज़न है कि करंट ईयर के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, अगर वो कोई लार्ज एक्सपेंसेस हुए तो फिर वो एक जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है
उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सिक्योर्ड होंगे, यानी वो अननेसेसरली एक पर्टिकुलर फैक्टर को बड़ा कर देंगे। तो वन टाइम एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हैं, जैसे मार्केट के एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, तो उस केस में जो करंट ईयर के रिजल्ट हैं तो वो सिक्योर्ड होंगे, यानी वो नॉर्मल रिजल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। Why might companies be hesitant to lay off excess personnel as a solution to inefficiency in their operations? अगर किसी कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं उनमें अगर कोई इनएफिशिएंसीज है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो एक्सेस स्टाफ है, वर्किंग फोर्स है, तो उसको ले ऑफ क्यों नहीं किया जाता? कंपनीज आमतौर के ऊपर हेजिटेंट होती हैं, तो ऐसा क्यों हैपन होता है? एफिशिएंसीज आर इजी टू करेक्ट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस प्रिवेंट ले ऑफ्स, यूनियंस कॉन्ट्रैक्ट एंड अनवांटेड प्रेस कुड बी वेरी बैरियर, इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू कीप एक्सेस पर्सनल। तो फिर उसके पीछे रीज़न क्या रहता है कि वो ले ऑफ नहीं करते, जॉब से निकालते नहीं हैं एक्सेस स्टाफ को? तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? फ्रेंड, इसके पीछे रीज़न होता है कि उनके यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनियन के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे जो उनकी पब्लिसिटी है तो वो उनको नेगेटिव रेपुटेशन प्रोवाइड करेगी। तो दैट मीन आवर ऑप्शन आंसर विल बी सी। तो वर्कर्स के साथ एग्रीमेंट्स उनके पहले से होते हैं, और अनवांटेड प्रेस, वो भी मीडिया आ जाता है तो वो बैरियर बन जाते हैं। इस कारण वो एक्सेस स्टाफ को ले ऑफ नहीं करते, जॉब से रिट्रेंच नहीं करते। इन गॉर्डन ग्रोथ मॉडल व्हाट इज की वेरिएबल? सो गॉर्डन का जो ग्रोथ मॉडल है उसके कुछ वेरिएबल्स हैं। की वेरिएबल कौन सा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल प्राइस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड है, या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन परपेचुटी है। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल को अगर हम बात करें तो उसका की वेरिएबल कौन सा है? फ्रेंड, उसका जो की वेरिएबल है वो है जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड, वो लगातार बना रहता है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन परपेचुटी, सो लगातार वो बना रहता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। What factors affect when financial services company transitions into stable growth firm? अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है वो पहले फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ फर्म रहती है और अल्टीमेटली वो स्टेबल ग्रोथ फर्म बन जाती है, तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसको इस तरफ लेके जाते हैं? कंपनीज साइज, लेवल ऑफ कंपटीशन, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, हिस्टोरिकल अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड पेमेंट्स, मार्केट वॉलेटिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, या इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट्स। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट शैल बी द आंसर? सो इसके पीछे जो आंसर है वो है कंपनी का साइज, उसका कंपटीशन का लेवल और उसका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंपनी को स्टेबल ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। हाउ डज एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टिपिकली वर्क? अगर हम फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की बात करते हैं तो उसका जो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है वो कैसे टिपिकली काम करता है? बाय कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफॉल्ट रिस्क ऑन लोन्स, by estimating fair value market value of existing assets and deducting any outstanding debt and claims, by comparing company's market capitalization to its total assets, या by evaluating anticipated future growth and profitability। तो टिपिकली वो कैसे काम करता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी? तो उसमें क्या किया जाता है? फेयर मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग एसेट की एस्टीमेट की जाती है। तो उसको कैसे किया जाता है? उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग एसेट की उसको एस्टीमेट किया जाता है और उसमें से डिडक्ट क्या कर देते हैं?
आउटस्टैंडिंग डेट्स को और क्लेम्स को उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो काम करता है। When equities in a distressed firm exhibits characteristics of a call option, what happens to value of equity when value of asset falls below value of the debt? When equity in a distressed firm, अगर कोई डिस्ट्रेस्ड फर्म है, जो फर्म अच्छा काम नहीं कर रही, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस्ड फर्म, तो उसकी जो इक्विटी है वो कॉल ऑप्शन का काम कैसे करती है? So what happens to value of equity when value of asset falls below value of debt? तो इक्विटी की वैल्यू को क्या होगा अगर एसेट की वैल्यू डेट की वैल्यू से नीचे चली जाए? Equity retains value even if asset value is much lower than the debt value. Equity value increases dramatically. Equity becomes worthless. Equity investors are entitled to a share of debt. तो हमने बताना है कॉल ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कब आता है? कॉल ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? बाय करने के ऑप्शंस। तो इक्विटी अपनी वैल्यू को रिटेन कर लेगी अगर एसेट वैल्यू नीचे भी चली जाती है तो भी। तो कॉल ऑप्शन होने के कारण तो इक्विटी जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू को वहीं पे रखेगी। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। आर यू मेकिंग यूज ऑफ IIBF बुक्स फॉर योर प्रेपरेशन? क्या अपनी प्रेपरेशन के लिए आप IIBF बुक्स को यूज कर रहे हैं? तो उनमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकती हैं वो बुक्स, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपको टाइम बहुत लगाना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं, या उसमें केस स्टडीज तो बिल्कुल हैं ही नहीं, या बहुत कम केस स्टडीज हैं। तो इन इश्यूज को सॉल्व कैसे करें? फ्रेंड्स, आवर बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत क्विकली समझा देते हैं, तो जिससे आपकी ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत लार्ज चंक मिलता है क्वेश्चंस का, तो उससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। CIB के अंदर केस स्टडी के बगैर किसी पेपर को पास करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट रहता है, तो इसमें बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाती हैं आपको विद सॉल्यूशंस। तो ये इतना कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो इनको यूज करें और अपनी पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को इम्प्रूव करें टू गेट द मिनिमम स्कोर। अगला क्वेश्चन, व्हेन माइट इट टेक मोस्ट सेंस टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डेट and stock by assuming that they will be converted into equity upon acquisition? तो what might it make most sense, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट बन हो जाएगा? टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डेट एंड स्टॉक, ये अज्यूम करते हुए कि अल्टीमेटली उसने कन्वर्ट तो हो ही जाना है इक्विटी के अंदर। तो ये उसके पीछे रीजंस हैं। तो कौन सा रीजन आपको लगता है करेक्ट है? When price offered for target is lower than price per share at which debt can be converted, तो ये तो बात बनती नहीं है। When company's enterprise value is higher than its equity value, तो ये भी बात नहीं बनती है। When conversion mechanism is not available, वो तो अवेलेबल है, तो ये भी बात नहीं बनती। When price offered for target is higher than price per share at which debt can be converted, तो उस केस में तो ये बनती है। So when might it make most sense to determine value of convertible debt and stock by assuming this? तो ये इस सिचुएशन में बन जाती है। Which method is advantageous in estimating normal earnings considering company's present size? तो कौन सा वो मेथड है जो ज़्यादा एडवांटेजेस है कंपनी की नॉर्मल अर्निंग को एस्टिमेट करने के लिए? ये कंसिडर करते हो कि कंपनी का प्रेजेंट साइज क्या है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो इनमें से कौन सा मेथड एडवांटेजियस है?
जब हम एस्टिमेट करेंगे कंपनी की नॉर्मल अर्निंग। फ्रेंड, इसके लिए जो एडवांटेजियस मेथड है वो है एवरेजिंग स्केल्ड अर्निंग मेथड। तो पास्ट पीरियड से हम उसकी एवरेजिंग कर लेंगे, स्केलिंग कर लेंगे। सो एवरेज स्केल्ड अर्निंग मीन्स ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल। तो पास्ट पीरियड से हम उसकी एवरेजिंग कर लेंगे एंड दैट विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। As per concept of intangible assets, including those which can generate cash flows and those that might generate them in future. What are examples of intangible assets that can generate cash flows and are shown on a company's balance sheet? So according to concept of intangible assets, including those which can generate cash flows and those that might generate them in future, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सामने रखते हैं तो हमने एग्जाम्पल्स देनी है इंटेंजिबल एसेट्स की जो कैश जनरेट करेंगे और उसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाते हैं। वो पेटेंट्स हैं, वो कॉपीराइट्स हैं, वो ब्रांड नेम है, वो स्पेक्ट्रम है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, ए एंड बी दोनों ही, ए बी सी डी सारे के सारे ही, ओनली सी एंड डी या नन ऑफ दीज। तो इनमें हमारा कौन सा आंसर बनता है? तो ये ऐसे एसेट्स हैं जो कैश जनरेट करते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट में भी इनको दिखाया जाता है। तो पेटेंट को दिखाया जाता है, यस दिखाया जाता है। कॉपीराइट्स को दिखाया जाता है, यस। ब्रांड नेम, इसकी वैल्यू भी दिखाई जाती है। स्पेक्ट्रम की वैल्यू दिखाई जाती है, यस दिखाई जाती है। तो ये सारे के सारे कैश जनरेट करवाते हैं और इनको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर बनेगा बी, ए बी सी डी ऑल। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज का सेशन आपको यूज़फुल नहीं लगा तो उसको डिसलाइक ज़रूर करके जाएं, लेकिन अगर यूज़फुल लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें। अकेले लाइक ना करें, उसको शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। लाइक करने का जो बेनिफिट है वो हमें ये मिलता है कि यूट्यूब हमारी हेल्प करता है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। इसीलिए जो आपका लाइक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन अगर पुश नहीं किया तो उसको भी पुश कर देना, ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो अब हम इस लेसन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।